नमस्कार, आज मैं हूँ डॉक्टर मनु बोरा जी के साथ। नमस्ते जी। नमस्ते। जो कि ऑर्थोपेडिक्स और स्पेशलिस्ट हैं ये नी इंजरीज के और शोल्डर इंजरीज के, और इन्होंने मास्टरी की है अपनी स्पोर्ट्स इंजरीज में। बिल्कुल। सो डॉक्टर मनु बोरा, आप हमें अपने बारे में कुछ यहाँ पे बताएंगे? तो मैं आर्टेमिस में काम कर रहा हूँ 6 साल से, और मैं स्पेशलाइज करता हूँ स्पोर्ट्स इंजरीज और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर। आर्थ्रोस्कोपी का मतलब है दोस्तों जिसमें हम नी और शोल्डर, एल्बो और बाकी जॉइंट्स की सर्जरीज दूरबीन से करते हैं। इसमें बड़ा चीरा नहीं लगता, इसमें ब्लड लॉस नहीं होता, इसमें रिहेबिलिटेशन बहुत फास्ट होता है। तो इनमें जो मेन इंजरीज आती है, अगर मैं नी की बात करूं तो उसमें ACL इंजरी, PCL इंजरी, मेनिस्कस इंजरीज, शोल्डर के अंदर शोल्डर डिसलोकेशंस हो गए, रोटेटर कफ टियर हो गए, इस तरह की इंजरीज आती है। तो ये ACL इंजरी क्या होती है? सर, नी के अंदर 4 मेन लिगामेंट होते हैं, उनमें से एक लिगामेंट का नाम है ACL। वो हमारी नी में स्टेबिलिटी देता है। तो जब ACL अच्छी तरह से काम करता है, वो इंटैक्ट होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंसान भाग सकता है, लॉन्ग जंप कर सकता है। पर कई बार क्या होता है, खिलाड़ी को या फिर नॉर्मल इंसानों को भी गेम के दौरान, या फिर जब रनिंग कर रहे हैं एकदम से पाँव फिसल गया, या फिर जंप कर रहे हैं उसमें पाँव फिसल गया, या एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से अगर उनका नी ट्विस्ट हो जाए तो इसके अंदर उनको ACL इंजरी या ACL टियर हो सकता है। इस कंडीशन में जब ACL टूट जाता है तो नी के अंदर है ना इनस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। पेशेंट को लगता है जैसे उसका नी हिल रहा है, लचक मार रहा है, तो वो अनइवन सरफेस पे चलने की कोशिश करता है, या फिर वो लॉन्ग जंप करने की या रनिंग करने की कोशिश करता है, तो उसको लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है और लगता है कि ऐसे नी हिल रहा है, आपस में लचक मार रहा है। ये होता है। तो क्या ये इन जनरल वॉकिंग करते समय भी, अगर पर्सन वॉकिंग कर रहा है तो उस समय भी ये चीज हो सकती है एक स्वस्थ आदमी को भी? बिल्कुल, अगर वॉकिंग कर रहा है और उसका पाँव फिसल जाए तो ये भी ACL की इंजरी हो सकती है। एक बार इंजरी होने के बाद हो सकता है कि आपको दर्द महसूस नहीं हो, पर आपको इनस्टेबिलिटी रहती है। पर वो इनस्टेबिलिटी आपको एक्टिव लाइफ लाइक स्पोर्ट्स से, डांसिंग से, ट्रैकिंग से दूर ले जाती है, और धीरे धीरे उसकी वजह से हमारा नी डिजेनरेट हो जाता है। हमें सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाती है बहुत जल्दी। उसके बाद हमें बहुत सीवियर पेन होने लगता है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो लोग जिम करते हैं और उनको अगर जिम करते वक्त ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ समय के बाद वो फिर से कंटिन्यू जिम करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके लिए क्या सजेशंस हैं उनके लिए? देखिए, जिम में बहुत ज़रूरी है कि हम हर जॉइंट को बचाने के लिए एक कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। जैसे कि अगर मैं शोल्डर की बात करूँ तो शोल्डर इंजरीज बहुत कॉमन है जिम के अंदर। जनरली रोटेटर कफ टीयर्स हो जाते हैं जिम के अंदर। तो इस कंडीशन में हम जो भी एथलीट्स हैं, जो भी बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको बोलते हैं कि आप रोटेटर कफ स्ट्रेंथ दें, मेनली E-सेंट्रिक मोड में ज़रूर कीजिए ताकि आपके शोल्डर हेल्दी रहें। साथ में शोल्डर की पोस्टीरियर कैप्सूल बहुत टाइट हो जाते हैं जो लोग ज़्यादा जिम करते हैं, तो स्लीपर्स स्ट्रेच करके स्ट्रेचिंग होती है वो ज़रूर कीजिए। उसी तरह से नी पेन काफ़ी कॉमन है, जो लोग जिम करते हैं, रनर्स नहीं हो सकता है, जंपर्स नहीं हो सकता है, कॉन्डोमलेशिया पटेली डेवलप हो सकता है। इस कंडीशन में VMO स्ट्रेंथनिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो VMO स्ट्रेंथनिंग उनके शेड्यूल में डाली जाती है। इसी तरह से हर जॉइंट में या हर मसल में इंजरी नहीं हो, उसके बड़े ही स्पेसिफिक एक्सरसाइज शेड्यूल्स हैं। तो अगर आप जिम कर रहे हैं या फिर आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो, हर स्पोर्ट्स की कुछ एक्सरसाइजेज करनी ज़रूरी है ताकि आपकी इंजरी नहीं हो और आपकी एंड्योरेंस बढ़े। अच्छा, सोसाइटी में एक चीज़ देखी गई है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल के, उनको उनकी माएँ ज़्यादातर एक हाथ से पकड़ के कभी उठा लेती हैं, कहते हैं कि उनके बाजू मजबूत होंगे इस तरह से करने से। क्या वो डिसलोकेट भी हो सकते हैं उस वक्त? बिल्कुल, जब एक हाथ से उठाया जाता है तो एल्बो डिसलोकेशन बहुत कॉमन, जिसको बोलते हैं पुल्ड एल्बो, अगर वैसा हो जाता है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। पहले तो आपको वैसे उठाना नहीं चाहिए, पर सपोज हो भी गया तो भी अपने डॉक्टर के पास जाइए तुरंत, वो उसको वापस बिठा देंगे और थोड़े दिन के लिए प्लास्टर रहता है और बच्चा, मोस्टली बच्चे ठीक हो जाते हैं। पर इसके सीरियस भी इंजरीज हो सकती है, तो ज़रूर ध्यान दें। इस तरह से हमेशा 2 हाथों से बच्चों को उठाएं, बाजू मजबूत नहीं होता है, बाजू निकल जाता है उससे। एक और भी प्रॉब्लम देखी गई सोसाइटी में कि जब हम सोते हैं, बहुत कॉमन है कि सोते वक्त हमारे कभी कभी कंधे, हम एक तरफ सो गए या दूसरी तरफ करवट ले ली, हमारे जो कंधे होते हैं वो कहीं ना कहीं हल्के स्क्वीज हो जाते हैं या वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है, जो कि हमारी वेन्स होता है वो हमारे पूरे सिर तक को पकड़ लेता है अक्सर। फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ऐसे प्रिकॉशंस? अगर कहीं हम लोग गए हुए हैं, रास्ते में हैं और कहीं हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, उस केस में क्या? देखिए, कैसा रहता है, अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो पहली बात तो ये ध्यान रखने की कि ये सोने से नहीं आता है।
ये सिम्टम्स इसलिए आते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग घर पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में वो डेस्क जॉब कर रहे हैं। तो सपोज अगर मैं डेस्क जॉब कर रहा हूँ, चाहे मैं लैपटॉप पे हूँ, कंप्यूटर पे हूँ, या मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं मेरे कंधे आगे की तरफ झुके हुए हैं, मेरी अपर बैक राउंडेड है। तो ये पॉस्चर हैबिट बन जाती है। ये है ड्रूपिंग शोल्डर। इस वजह से क्या होता है, मेरी नेक में भी बहुत स्ट्रेन पड़ता है, मेरे शोल्डर भी ड्रूप हो जाते हैं, मेरी अपर बैक भी वीक हो जाती है। तो धीरे धीरे मेरे शोल्डर में पेन आ सकता है, मेरी नेक में पेन आ सकता है और मेरे ट्रेपेजियस में पेन आ सकता है। तो थॉट ये होना चाहिए कि हमें एक्टिविटीज़ कौन सी नहीं करनी, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है कि क्या कुछ ऐसा करने से हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेज करेंगे गर्दन की और अपर बैक की, मेनली स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज, नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एंड अपर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, ये एक्सरसाइजेज मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में बना रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फ्यूचर में कभी नहीं होंगे, और नहीं है तो फ्यूचर में कभी डेवलप भी नहीं होंगे। तो एम होना चाहिए कि आप हेल्दी लिविंग के लिए एक्सरसाइजेज कीजिए, ना कि चीज़ें अवॉइड करना इस समय थोड़ा असंभव सा आता है। लैपटॉप अवॉइड नहीं कर सकते, मोबाइल ऐप अवॉइड नहीं कर सकते, ड्राइविंग अवॉइड नहीं कर सकते। तो अपने नेक और अपर बैक को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप ये सब स्ट्रेसेस आराम से ले पाएँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि खाने पीने का हमें इसमें कैसे ध्यान रखना चाहिए अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आती है, नी रिप्लेसमेंट होता है, या इन जनरल भी कि उसको आगे जाके नी की प्रॉब्लम ना हो? खाने पीने से नी की प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं है। खाना पीना अच्छा होना चाहिए, जिसमें आपकी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए ताकि आपकी मसल्स हेल्दी रहें, हाई कैल्शियम डाइट होनी चाहिए ताकि आपकी बोन्स हो सकती हैं जो कि हाई प्रोटीन और कैल्शियम हमें देती हैं। हाई कैल्शियम के लिए आप चने का सत्तू, पल्सेस, राजमा, ऑरेंज जूस, काले ब्रोकली, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम रिच होती है। साथ में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत कैल्शियम रिच होते हैं। तो बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो उनको हम अलग, जो मैंने पहले बताया वो सब हम सप्लीमेंट बताते हैं। साथ में ही विटामिन डी, ई और सी की आप टैबलेट ले सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करता है। कैल्शियम टैबलेट्स कम से कम लेनी चाहिए। विटामिन डी, सी और ई की टैबलेट्स आप ले सकते हैं। कैल्शियम को आप फूड के रूप में लीजिए, जो हमने हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम फूड बताया वो लीजिए। क्या हम इसमें मल्टीविटामिन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप मल्टीविटामिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग वो भी ले सकते हैं मल्टीविटामिन को। जैसे सी की अलग ले ली, डी की अलग ले ली, ताकि आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिले। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मनु बोरा जी आर्टेमिस हॉस्पिटल से। बहुत बहुत धन्यवाद मनु बोरा जी, आपका हमारे शो में आने के लिए।